सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भाई? लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर फंक्शंस को खत्म किया था, कॉन्सेप्ट को। और आज हमने क्या करना है, आज हमने इसके पास पेपर के क्वेश्चंस को देखना है। सबसे पहला पास पेपर का क्वेश्चन हमारे पास है 9618 में जून 2024 का, पेपर 22। सही है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा मतलब आसान सा सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है भाई? अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स ए बी सी। ट्राइंगल भी बनाकर दिया हुआ है। इन दिस एग्जाम्पल ए इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, यानी इसने तुम्हें क्या बोला कि भाई ए तुम्हारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। इसी को मैं यहाँ पर साइड पर स्ट्रेट करके मतलब स्ट्रेट फॉर्म में बना लूंगा। सो ये मेरे पास क्या आ गया भाई? ये मेरे पास मेरा ट्राइंगल आ गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर ए मेरे पास लॉन्गेस्ट साइड है, बी और सी मेरे पास साइड्स है ट्राइंगल की। इन दिस एग्जांपल ए इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। इसने बता दिया लेंथ द ट्राइंगल इज सेड टू बी राइट एंगल इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, सो भाई इक्वेशन इसने हमें दी है कौन सी? ये वाली। अगर तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है, इट मीन्स कि हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो जरूरी नहीं है कि ए ही हमारे पास क्या हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए ही हमारे पास क्या हो? लॉन्गेस्ट साइड हो। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई इस एग्जाम्पल के अंदर ए की जो लेंथ है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है, या ए बेसिकली हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है कि ए ही हमारे पास क्या हो? लॉन्गेस्ट हो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भाई इसमें से कितने केसेस बन सकते हैं? और ठीक है, सो हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास जरूरी नहीं है कि ए ही लॉन्गेस्ट साइड हो, हमारे पास बी भी क्या हो सकती है? लॉन्गेस्ट साइड हो सकती है। साथ ही साथ हमारे पास ए तो लॉन्गेस्ट साइड हो सकता है, एंड सी हमारे पास क्या हो सकता है? लॉन्गेस्ट साइड हो सकता है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों में से कोई भी लॉन्गेस्ट साइड हो सकता है। तो इस इक्वेशन को मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूँ? वन, टू, थ्री। थ्री वेज के अंदर मैं यही सेम इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हमने रखा ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी मल्टीप्लाई बाय बी, सी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी, साथ ही साथ बी मल्टीप्लाई बाय बी। तो मेरे पास कितनी इक्वेशंस आ गई? थ्री इक्वेशंस आ गई। कितनी कंडीशंस बन रही हैं मेरे पास? तीन कंडीशंस बन रही हैं। ठीक है भाई, चलो। द प्रोसीजर इज आर ए। ठीक है, प्रोसीजर का क्या नाम है हमारे पास? इज आर ए विल प्रॉम्प्ट एंड इनपुट थ्री इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट दी लेंथ। ठीक है, प्रॉम्प्ट करेगा और फिर उसके बाद इनपुट करेगा थ्री इंटीजर वैल्यूज को। ये थ्री इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी? हमारी लेंथ्स होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट वेदर द थ्री लेंथ्स कॉरिस्पॉन्ड टू द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी हमें चेक करना है कि भाई कौन सी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बना है। और देन हमें क्या करना है भाई? आउटपुट करना है विद सुटेबल मैसेज। यहाँ तक ही मसला। यूजर से इनपुट करवाना है ना, तो यूजर कुछ भी इनपुट कर दे। बेसिकली तुम्हें जी क्या चीज सर। इनपुट लेनी है? ए बी सी इनपुट लेना है। सही है। क्या मतलब? चलो, सो हमें क्या बनाना है भाई? प्रोसीजर बनाना है। अच्छा, इसने एक और चीज हमें बता दी कि भाई दी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड मे नॉट बी
द फर्स्ट वैल्यू इनपुट। जरूरी नहीं है कि भाई जो पहली वैल्यू इनपुट हो सिर्फ वही हमारे पास लॉन्गेस्ट हो, इट कुड बी द सेकंड एंड थर्ड वन एज वेल। प्रोसीजर बनाना है, तो यहाँ पर हम प्रोसीजर को स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, कोई भी चीज मेरे पास पैरामीटर में नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मुझे एग्जामिनर ने नहीं बोला कि यहाँ पर कोई चीज पैरामीटर में हमने लेनी है। पहला काम, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट थ्री इंटीजर वैल्यू। मैंने ये कहा कि भाई प्रॉम्प्ट एंड इनपुट करने से पहले डिक्लेरेशन करेंगे हम, और उसके लिए मैं एक लाइन को छोड़ रहा हूँ। सही है, अब प्रॉम्प्ट और इनपुट कर लेते हैं। ठीक है भाई, एंटर। फर्स्ट साइड ये चले जाएगी कहाँ पर? ए में। सिमिलरली इसी को दोबारा से लिखेंगे और इसी को दोबारा से लिखेंगे। ठीक है भाई, अभी तक हमें क्या हो गया है, हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। अब काम आता है इसका। ठीक है, हमने क्या कर लिया? हमने क्या कर लिया भाई, हमने यहाँ पर पहला काम कर लिया। अब टाइम आता है इसको करने का। तो टेस्ट करना है कि हमारे पास तीन में से कौन सी लेंथ लार्जेस्ट है, जो कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। इसके लिए हमने तीन चीजें ऊपर देखी थी। ठीक है, इसके लिए हमने ये तीन चीजें ऊपर देखी थी। इनको ही यहाँ पर यूज करेंगे। अब इनको कैसे यूज करना है ये भी देख लो। इफ दिस कंडीशन और दिस कंडीशन और दिस कंडीशन।
ठीक है, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मेरे पास ट्रू होगी, देन आउटपुट करेंगे इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर नहीं होती, और अगर नहीं होती तो फिर क्या चीज आउटपुट करेंगे भाई? इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये बात यहां तक समझ आ गई? जी सर। ठीक है। तो ये काम कराने के बाद ये जो इफ है इसको क्या कर लेंगे? एंड इफ। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर देखो तो भाई तीन चीजों को मैंने यहाँ पर इनपुट करवाया है। ठीक है, तीन वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर इनपुट करवाया है। तो मुझे डिक्लेरेशन भी कितनी करनी पड़ेगी? तीन चीजों की करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, यहाँ तक ये मसला। मैथ के फॉर्मूलाज हैं भाई। ठीक है, आखिर में क्या करेंगे? एंड प्रोसीजर कर देंगे, अपने प्रोसीजर को क्लोज कर देंगे। अच्छा, देखो ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? यहाँ से। इसने खुद ही तुम्हें बता दिया है कि भाई अगर तो तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रहा है तुम्हारा ट्राइंगल, इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको इस तरीके से देखो कि भाई मैंने ए को बोला कि ए मेरे पास है क्या? फॉर एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, सी मेरे पास 2 है, और बी मेरे पास 3 है। सही है। जी सर। अच्छा, अब तुम यहाँ पर इसको रखकर देख लो भाई। 4 × 4 16। फिर उसके बाद 3 × 3 9, प्लस 2 × 2 4। इसका क्या आंसर आएगा? हाँ, तो हम ऐड ही तो करें ना। 3 × 3 = 9, प्लस 2 × 2 = 4।
नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई दिस थिंग इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। गलत इक्वेशन नहीं है बेसिकली। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा। ठीक है, चलो इधर देखो। मैंने कहा भाई अगर मैं ए को अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 4 है, अगर मैं सी को अज्यूम कर रहा हूँ 2 है, थ्री को अज्यूम कर रहा हूँ, बी को अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 3 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 × 4 इज इक्वल्स टू 3 × 3 इज प्लस 2 × 2। इस पे काम करो, 16 वुड बी इक्वल्स टू 9 + 4, 13 इज इक्वल्स टू 16। सो दिस थिंग शोज कि भाई ये जो मैंने लेंथ्स लिए हैं 4, 3 और 2, इन 3 लेंथ्स को यूज करके हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा। ठीक है, बेसिकली ये चीज हो रही है। ठीक है, अगर तो ये अच्छा। दोनों चीजें सेम हो जाती हैं, इट मीन्स कि राइट एंगल ट्राइंगल हो। हम्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इसको मैं 2 ले रहा हूँ, इसको मैंने 1 ले लिया, इसको मैंने 1 ले लिया। सही है, अब इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग। 2 × 2 इज इक्वल्स टू 1 × 1 प्लस 1 × 1। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 = 4, दिस इज ऑल्सो नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इस तरीके से काम कर रहा तो है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या आउटपुट कर देगा, ये आउटपुट कर देगा। और अगर नहीं होगा तो एल्स वाली चीज चल जाएगी। इक्वल साइड्स नहीं होनी चाहिए, मतलब कि भाई ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल होनी चाहिए। हम्म, सही सर। ठीक है भाई। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम 2024, बट वेरिएंट डिफरेंट है। वेरिएंट क्या है भाई हमारा, पेपर 21। ठीक है, वेरिएंट क्या है हमारा, पेपर 21। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें वी हैव अ ग्रिड, और उस ग्रिड के ऊपर हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है विद साइड्स A, B एंड C। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये हो रहा है कि भाई हमारा द ट्राइंगल इज सेट टू बी राइट एंगल। ठीक है, हम ट्राइंगल को कब राइट एंगल बोल सकते हैं, अगर ये टेस्ट यानी ये वाला टेस्ट हमारे पास क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, अगर ये टेस्ट हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो वी कैन से कि भाई ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, 8 स्क्वायर मीन्स A × A। फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3 विच evaluates to 9। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। You can calculate A² B² C² by using the coordinates of the end point of each lines। तो भाई इसने हमें बता दिया कि आप जो हैं A² B² C² कैसे यूज कर सकते हैं, एंड पॉइंट्स को यूज करते हुए। ठीक है, अगर मेरे पास ये लाइन है तो इस लाइन के इन दो एंड पॉइंट्स को यूज करते हुए, मैंने कहा भाई ये मेरे पास बी है तो मैं B² फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। एंड पॉइंट P1 एंड P2 हैव कोऑर्डिनेट्स दिस by the value B² is given by the formula this। ठीक है, फॉर्मूला क्या है भाई, B² इज इक्वल्स टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। इन दिस एग्जाम्पल B² हमारे पास क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास क्या आ गया, B² आ गया। अब मैंने ये कहा कि अब मुझे क्या लिखना है, इसका कोड लिखना है। अच्छा, पार्ट ए सेज अ फंक्शन is Ra will take 3 sets of integers as parameter representing the coordinate of 3 endpoints from a triangle। फिर उसके बाद returns true if the end point forms a right angle triangle, otherwise returns false। इन pseudocode operator this, ठीक है, ऑपरेटर देख लो भाई, ये रहा ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंट, यानी जो पावर 2 है उसको कैसे लिख रहे होगे, उसको तुम लिख रहे होगे x⁻²। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x²। ठीक है भाई, यहाँ पर इसने ये भी बताया भाई द एक्सप्रेशन वैल्यू स्क्वायर मे बी रिटन इन सूडो कोड एज दिस।
क्या ये बात समझ आ गई? जी सर, थोड़ी थोड़ी। ठीक है। सो मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर क्या चीज गिवन है, कंप्लीट द सूडोकोड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन मुझे यहाँ पर इसका हेडर लिख के दे दिया, तो भाई जो एक मार्क हमें मिलता है हेडर फुटर लिखने का, वो मार्क तो यहाँ पर नहीं मिल रहा। सही है। अब जो भी है वो हमारे कोड पे डिपेंड करता है कि हम क्या कोड कर रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका कोड कैसे लिखोगे? अब यही तो मसला है। हम्म। क्या? हाँ, चीजें सेम है, बस ये फर्क ये है कि उसके अंदर तुम्हें A B C इनपुट करवाना था यूजर से। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें A B और C तीनों चीजों को निकालना है इसको यूज करके। हाँ, वी कैन से। लेकिन इसमें भी हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो इसने पहले से पैरामीटर में लिया हुआ है। ठीक है, पैरामीटर में देख लो इसने क्या क्या चीजें ली हुई है, X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। तो अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, मैंने कहा भाई ये मेरा X1 Y1 आ गया, ये मेरे पास X2 Y2 आ गया, ये मेरे पास X3 Y3 आ गया। तो इसने मुझे ये तीनों चीजें दी हुई है। अब अगर मेरे पास ये ए है, तो ए को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन A² would be equals to X1 minus X3 square plus Y1 minus Y3 square. So I can do this thing. और इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है एक चीज, और वो चीज है ABC। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें ये, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास B C और A लिखा हुआ है। अब इसको तुम्हें फाइंड आउट करना है इसके इन तीन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। इसी को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। मैंने कहा भाई ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया। ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर ये मेरे पास A है, ये मेरे पास C है, और ये मेरे पास B है। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखो तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारा X1 Y1। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहा हूँ, X1 Y1। ठीक है, इसको मैंने कंसिडर कर लिया X2 Y2। सही है, दिस इज कोऑर्डिनेट। और इसको मैंने कंसिडर कर लिया X3 Y3। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भाई सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स को यूज करना पड़ेगा, मतलब सी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा? B एंड C को बस? जी इसके अलावा नहीं करेंगे कुछ? कोऑर्डिनेट की बात सर। बोल रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट C। ठीक है, तुम्हें ये लेंथ C चाहिए। ठीक है, और हम्म। तुम्हारे पास ये चीजें गिवन है। तो C की लेंथ के लिए तुम किसको यूज करोगे, इसको और इसको यूज करोगे। ठीक है, अब हम्म। जल्दी से मुझे बताओ, अगर A की लेंथ चाहिए तो किसको यूज करोगे? भाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास किस तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एजेस पर होते हैं। ठीक है, अगर इधर देखो तो कोऑर्डिनेट एजेस पर है। इस कोऑर्डिनेट को मैं इधर लगा देता हूँ। अभी भी कोऑर्डिनेट दूर दूर ही होंगे। ठीक है, ए के लिए हमें ये यूज करना होगा और ये यूज करना होगा। बस इसकी लाइन को देखना है, और लाइन के एंड पॉइंट्स को देखना है, और इन दो एंड पॉइंट्स को ही यूज करना है। तो अगर मुझे ए को फाइंड आउट करना है, तो ए फाइंड आउट करने के लिए मुझे X1 Y1 X2 Y2 यूज करना पड़ेगा। नहीं, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे मिलेंगे, पैरामीटर में। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, A² = B² + C²। इसको यूज करना है। फंक्शन बना लेंगे यहाँ पर। मैंने कहा भाई स्टार्ट करने से पहले एंड फंक्शन लिख देंगे पहले।
अब मैंने कहा कि भाई मैं डिक्लेयर करूंगा तीन चीजों को, ए बी सी एज इंटीजर। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई ए के लिए x1 y1 x2 y2 यूज करेंगे। तो इधर आ गया भाई ए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन की लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए विच फॉर्मूला डू वी यूज फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। मैंने कहा भाई x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है भाई। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि ये जाके मुझे मेरी ए की लेंथ बता देगा, या ए का डिस्टेंस बता देगा बेसिकली। फिर बी और सी के लिए भी यही सेम चीज होगी, बस एक्स की वैल्यूज को चेंज करना है। तो बी के लिए क्या है भाई, x1 और x3 है। तो भाई x1 - x3 y1 - y3। ठीक है, सी के लिए बताओ भाई, सी के लिए क्या होगा, सॉरी, x1 x2 x2 माइनस x3। x4 कहाँ से आ गया भाई, अच्छा वो सर। y2 - y3। इससे मुझे क्या पता चल गया, ए बी सी पता चल गया। क्या हुआ, अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्टली ए बी सी को यूज कर लूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो बेसिकली हमने बी के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, ए के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, सी के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। ठीक है, ये भी एक सवाल आया था लास्ट क्लास में। तो ये सवाल का जवाब ये है, या इस चीज का जवाब ये है कि बेसिकली ए बी और सी हम क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी स्क्वायर्ड का आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल्स टू दिस। तो मैंने डायरेक्टली बी स्क्वायर की जगह क्या वेरिएबल लिया हुआ है, बी लिया। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर होगा वो जाकर कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे 25 है तो भाई बी के अंदर मेरे पास क्या चीज स्टोर हुई है, 25 स्टोर हुआ है। ए के लिए मैंने कहा भाई मेरे पास 16 स्टोर हो गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद सी के लिए मेरे पास 9 स्टोर हो गया है। क्या ये बात समझ आई। जी सर। तो अब ए बी और सी के अंदर तीनों के अंदर मेरे पास स्क्वायर्ड वाली वैल्यूज स्टोर हुई हुई है। अब इसको फर्दर स्क्वायर करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर कौन सी चीज लगा देंगे, ये लगाने की जगह डायरेक्टली हम लगा देंगे ए बी प्लस सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी हमारे पास क्या चीज बनेगी, यहाँ पर भी हमारे पास कंडीशन बन रही है। अगर गौर से देखते हो, कंडीशन बता सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी बनेगी। अभी बताया ना, स्क्वायर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर भी मेरे पास तीन कंडीशन बन रही है। जरूरी नहीं है कि ए ही मेरे पास क्या हो, बड़ा हो। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तीन कंडीशन बन रही है, एक तो ये रही। एक क्या है भाई, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, और एक क्या है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम कंसिडर करें ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। नहीं नहीं करेगा। सही है। सो इफ ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, और सी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, और
बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है भाई, अगर इन तीनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है देन हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। एल्स फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो इफ को ओपन किया था इसको एंड इफ कर देंगे। ठीक है, बाकी ये खुद ही से एंड फंक्शन हुआ है, पढ़ ले आता हूँ। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इसका कोड बन गया। दिस इज ऑफ 6 मार्क्स। यहाँ तक की मसला। नहीं सर। ठीक है, चलो इसका एक सवाल और करते हैं। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू फंक्शन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है हमारे पास कि एक फंक्शन है हमारा गेट नम नाम से। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये दो चीजों को पैरामीटर में लेगा। एक स्ट्रिंग होगा और एक क्या होगा भाई, करेक्टर होगा। काउंट द नंबर ऑफ टाइम करेक्टर अकर्स इन स्ट्रिंग। ठीक है भाई, कितनी दफा करेक्टर हमारी स्ट्रिंग में आ रहा है उसको क्या करेगा, काउंट करेगा और रिटर्न कर देगा। बहुत आसान सा है, क्या इसको लिख सकते हो तुम। एनी कंपैरिजन बिटवीन करेक्टर नीड्स टू बी केस सेंसिटिव। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल दी। करेक्टर स्मॉल ए एंड करेक्टर कैपिटल ए आर नॉट आइडेंटिकल, विच मीन्स कि भाई अगर हमारे पास ये वाली सिनेरियो आ जाता है, ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला सिनेरियो आ जाता है, दिस मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ठीक है, तो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड। तो पैरामीटर में क्या चीज रखनी है, पैरामीटर में ये दो चीजों को रखना है, रिटर्न करना है काउंट को, फंक्शन स्टार्ट करना है गेट नम का। चलो, मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन, फंक्शन का क्या नाम है, फंक्शन का नाम है गेट नम। ठीक है भाई, दो चीजों को पास करना है अब हमारे पास एस स्ट्रिंग। मैंने कहा भाई मैं एक str पास करवा रहा हूँ, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और एक मैं chr पास करवा रहा हूँ, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, चार होगी। ठीक है, अच्छा, डेटा टाइप्स को कैपिटल में लिखना। ठीक है, रिटर्न किसको करवा रहे हैं, मैंने कहा भाई हम रिटर्न करवा रहे हैं इंटीजर को, क्योंकि काउंट को हमें रिटर्न करना है ना। ठीक है भाई, नहीं पूरा लिखो तो बेहतर है, सही। क्योंकि एग्जामिनर खुद पूरा लिखता है ना, उसका कोई भरोसा नहीं उसका। सही। चलो, फंक्शन मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद रिटर्न की भी डेटा टाइप डाल दी है, और इसके अंदर जो भी हमारे पास है उसकी भी डेटा टाइप डाल दी। ये सब फंक्शन के केस में हमें मार्क्स गेनिंग चीज है। साथ ही साथ अगर तुम इसको एंड फंक्शन करोगे तो तुम्हें इसका पूरा 1 मार्क मिलेगा, सिर्फ ये काम करने का। तो मैंने कहा भाई मैं इधर कहीं नीचे जाकर एंड फंक्शन कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमने एंड फंक्शन कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये कहा कि भाई यहाँ तक काम जब हम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक जब हम काम कर लेते हैं, अब क्या करेंगे। अब मैंने कहा कि भाई अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को इस करेक्टर से कंपेयर करना है। अब तो भाई एक स्ट्रिंग है अगर मेरे पास, तो उसको मैं किसी एक करेक्टर से तो कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, इस काम के लिए मुझे उस स्ट्रिंग का हर एक करेक्टर एक्सेस करना पड़ेगा।
ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक करेक्टर को एक्सेस करना पड़ेगा, विच मीन्स कि भाई अगर मेरे पास लिखा हुआ है ये क्या है, स्ट्रिंग है। मैंने कहा भाई इसको चेक करवाओ इस वाले करेक्टर से। तो अब क्या तुम इसको और इसको आपस में चेक करवा सकते हो? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेक्ड या फिर कंपेयर्ड विद अ करेक्टर। करेक्टर के साथ तुम्हें करेक्टर को ही क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। सही है, तो इस काम के लिए तुम्हें हर एक करेक्टर को बारी बारी एक्सेस करना होगा। ये काम करने का क्या तरीका सिखाया था, जल्दी से बताओ। हाँ, लूप यूज करेंगे, और लूप में हर एक चीज को कैसे एक्सेस करोगे, हर एक। सिर्फ नहीं नहीं, वाइल लूप नहीं लगेगा। तुम्हें एक कंप्लीट स्ट्रिंग के हर एक चीज को, हर एक करेक्टर को जाकर एक्सेस करना है, तो इसको किस चीज से करोगे? हाँ, लूप लगेगा। नहीं, तुम्हें स्ट्रिंग के अंदर जो हर एक करेक्टर है उसको देख। तो स्ट्रिंग के अंदर हर एक करेक्टर को कैसे एक्सेस करोगे, कैसे उसको निकालो? यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा मिड का फंक्शन। मिड का फंक्शन। मिड के फंक्शन से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को एक्सेस कर सकता हूँ। मिड का फंक्शन कैसे लिखते थे भाई, मिड स्ट्रिंग, फिर उसके बाद एक इंटीजर वैल्यू, फिर उसके बाद एक और इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से लिखते थे। जी। फिर उसके बाद जो भी हमने लूप लगाया होता था वो लूप वाला इंडेक्स इधर आ जाता था, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग आती थी, और फिर उसके बाद यहाँ पर जितने करेक्टर्स को पिक करना है वो आता था। मैंने कहा भाई हर एक करेक्टर को पिक करेंगे। इस तरीके से अगर मैं इसको यूज करूंगा तो मेरे पास पहले एच आएगा, फिर ए आएगा, फिर एम आएगा, फिर जेड आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो। मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन की जगह छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सही है, एक लाइन मैंने छोड़ दी डिक्लेरेशन के लिए। फिर मुझे काउंट करना था, तो काउंट के लिए मैंने क्या यूज किया है भाई, इंडेक्स, सॉरी, काउंट के लिए मैंने सी को यूज किया है, और लूप के इंडेक्स को चलाने के लिए मैंने आई को यूज किया। ठीक है, बल्कि आई को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करा रहा, क्योंकि आई विल बी यूजिंग फॉर लूप। सो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर एक फॉर का लूप लगा लेता हूँ। फॉर इंडेक्स वन से चलना शुरू होगा। कब तक चलेगा भाई, जब तक मेरा स्ट्रिंग पूरा खत्म नहीं हो जाता। तो मेरा स्ट्रिंग कब तक पूरा नहीं खत्म होगा मुझे नहीं पता, तो इस काम के लिए मैंने कहा भाई मैं लेंथ का फंक्शन यूज करूंगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एस टी आर पास किया था, तो एस टी आर को ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक फॉर एग्जाम्पल एस टी आर में क्या रखा हुआ है, ये स्ट्रिंग रखी हुई है, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, 5। तो यहाँ पर मेरे पास लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 5 तक का लूप चलेगा। हर एक करेक्टर को एक एक करके एक्सेस करेंगे। क्लियर है? जी सर। चलो, मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और ये वेरिएबल है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ईच करेक्टर। सही है, ईच करेक्टर, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, इसके अंदर मैंने मिड यूज करके हर एक चीज को स्टोर करवा रहा हूँ। सही, मैं मिड को यूज करके हर एक करेक्टर को पहले इसमें स्टोर कराऊंगा, फिर इसको कंपेयर करूँ। तो मैंने कहा मिड एस टी आर इंडेक्स 1। इंडेक्स चेंज होता जाएगा, एस टी आर में से एक एक करके चीजें ईच करेक्टर में स्टोर होती जाएगी। इसी को फिर मैं आगे यूज करूंगा। तो मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर 1 है, तो एस टी आर 1, 1 पे क्या है, मैंने कहा भाई इसमें मेरे पास ये स्ट्रिंग रखी हुई है। तो मिड यहाँ से क्या उठाएगा, एच उठाएगा, एच उठा के कहाँ पे रख देगा, ईच करेक्टर में। फिर मैंने कहा कि भाई अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। इफ ईच करेक्टर इज इक्वल्स टू सी एच आर, तो फिर क्या काम करेंगे, देन विल बी डूइंग काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। सही है, क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये चीज बोली हुई थी। ठीक है भाई,
सही सर। और अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा भाई एंड इफ किया इधर, और फिर ठीक है एंड इफ कर लिया इधर, और फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंडेक्स। अच्छा, अब मैंने क्या क्या चीजें यूज करी थी भाई, अब मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज करी थी वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा भाई ईच सी एच आर यूज किया था, कुछ भी नहीं डाला था मैंने, तो इसको यहाँ पर मैं पहले डिक्लेयर कर लूंगा। ठीक है, डिक्लेयर काउंट, और इंडेक्स को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ विद इंटीजर। सही है, और फिर उसके बाद अच्छा इंटीजर को कैपिटल में रखेंगे, और ईच सी एच आर को मैंने क्या रखा है, 4। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास मेरा कंप्लीट प्रोग्राम आ गया। ये यहाँ तक काम करने के बाद, नेक्स्ट तक काम करने के बाद मुझे रिटर्न भी, ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रिटर्न काउंट। सही है, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, इस रीजन में मैंने सारा का सारा काउंटिंग कर लिया है। ठीक है, अगर कोई मेरे पास मिलता जुलता करेक्टर आ रहा है तो मेरे पास काउंटिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सारी काउंटिंग हो जाएगी इधर, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा काउंट। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, सो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हमने लीनियर सर्च बबल सॉर्ट कर